स्टार्ट किया जाए। केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़े थे कल? दरा पढ़ रहे थे। कौन कौन सा दरा पढ़ रहे थे? हाँ, उसमें कौन कौन दरा पढ़े थे? काराकोरम दरा कहाँ है? लद्दाख। जोजिला दरा लद्दाख। बर्जिल दरा लद्दाख। पीर पंजाल दरा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दरा जम्मू कश्मीर में। इसके आगे हम लोग देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दरें दर्रा, इधर दर्रा लिखेंगे और इधर राज्य, और उधर छोड़ेंगे ऊंचाई के लिए। सिरकिला दरा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश में। बड़ालाचा दरा बड़ालाचा दरा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के दरों को देखेंगे। उत्तराखंड में लेफ्ट दरा, लेफ्ट दरा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दरा उत्तराखंड में। नीति दरा, नीति दरा कहाँ है? उत्तराखंड में। पहले हम लोग राज्य पढ़ लेंगे और उसके बाद सभी दर है ना, उसमें से कुछ ऐसे दरें हैं जिनको बारे में स्पेशल आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। तो पहले एक बार ऐसे देख लेते हैं कि कौन सा दरा कहाँ पर है, और उसके बाद एक एक को क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसकी क्या विशेषता उन दरों की है। क्योंकि दरें जो होते हैं दो भूभागों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे बनिहाल दरा की बात करें, जम्मू को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से। काराकोरम दरा, नाथुला दरा, ये सब की अपनी अपनी क्या है? लेफ्ट दरा, ये सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे एक एक स्पेशल करके। उत्तराखंड का हो गया ना? कौन कौन? लेफ्ट नीति माना दरा। उसके बाद चलेंगे सिक्किम में। तो सिक्किम में नाथुला दरा, नाथुला दरा कहाँ है? सिक्किम में। जलेपला दरा कहाँ है? सिक्किम में। कौन सा राज्य आएगा उसके बाद? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दरा? यांग्याप दरा अरुणाचल प्रदेश में। बुमडीला दरा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दरा अरुणाचल प्रदेश में है। क्यूजू दरा कहाँ है? मणिपुर ना। ये आपका प्रमुख दरा जो हिमालय पर्वत में अवस्थित है। देखिए, चलिए एक बार शुरू से बताइएगा, कौन सा दरा हिमालय पर्वत में, कौन कौन से प्रमुख रूप से दरा किन राज्यों में अवस्थित है? काराकोरम दरा कहाँ है? लद्दाख। बर्जिल दरा लद्दाख में। जोजिला दरा लद्दाख में। पीर पंजाल दरा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दरा जम्मू कश्मीर। सिरकिला दरा हिमाचल प्रदेश। बड़ालाचा दरा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश। लेफ्ट दरा उत्तराखंड। माना दरा उत्तराखंड। नीति दरा उत्तराखंड। यानी नीति को क्या करना है? मानना है। नहीं, नीति माना किसने माना? लेपुलेख ने। कहाँ माना? उत्तराखंड में। अच्छा रहेगा।
समझे ना? लेपुलेख, नीति, माना, ये तीनों दर्रा कहाँ, किस राज्य में? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यंग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दिकु दर्रा, तुंजू दर्रा मणिपुर। क्लियर है ना? अब इसमें से हम एक एक को करके जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रमुख है, उसका स्टडी हम लोग करेंगे। तो लिखिए लिखिए। हाँ, जलेपला दर्रा का 42-70। हाँ, सिक्किम। बोमडिला का लिखिए 22-17। जलेपला की ऊंचाई है 42-70 मीटर। हाँ, बोमडिला का 22-17 मीटर। माना दर्रा का लिखिए 55-45। 55-45। नीति का लिखिए 50-68। 100 मीटर है। 50-68 मीटर। नाथुला का लिखिए 43-10 मीटर। नाथुला 43-10 मीटर। रोहतांग दर्रा का लिखिए 46-20 मीटर। हाँ, 46-20 मीटर। रोहतांग 46-20 मीटर हो गया। नाथुला 43-10। रोहतांग लिखिए 46-20 मीटर। रोहतांग 46-20 मीटर। लेपुलेख 53-34 मीटर। लेपुलेख 53-34 मीटर। 53-34। बर्जिल दर्रा लिखिए, कल लिखे थे ना उसमें, कल जो लिखे थे। बर्जिल दर्रा लिखिए 4100 मीटर। हाँ, 4100 मीटर। बर्जिल दर्रा का 4100 मीटर। बड़ा लाचा 48-43 मीटर। बड़ा लाचा 48-43 मीटर। बड़लाचा की ऊंचाई 48-43 मीटर। सिपकिला दर्रा का 4300 मीटर। सिपकिला दर्रा की ऊंचाई 4300 मीटर। काराकोरम काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 56-24 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 35-28 मीटर। पीर पंजाल दर्रा 34-94 मीटर। बनिहाल दर्रा 28-32 मीटर। वगैरह सबका ये जानते हैं। लेकिन कॉपी में रहेगा तो इसमें से क्वेश्चन कम से कम 3-4 का क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे नाथुला का, काराकोरम का, लेपुलेख का, सिपकिला का, इसमें से पूछेगा कि कौन सबसे ऊंचा दर्रा है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसमें से कौन सबसे ऊंचा दर्रा है, पूछता है, एकदम निश्चित तौर पर पूछता है। तो जब तक एक डाटा आपका दिमाग में रहेगा तो कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि कौन दर्रा कहाँ पर है तो पूछता ही है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता है कि कितना ऊंचाई है उसका। जितने दर्रे है ना प्रमुख रूप से सबको याद रखना होगा। बन गया। सभी लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप बनाएंगे अपने अपने कॉपी में, और मैप का जो किताब रखे हुए हैं उससे हेल्प ले सकते हैं। ये कौन सा देश हुआ? पाकिस्तान। इधर कौन हुआ? चीन। इधर भी कौन है? इधर भी चीनी है ना, और इधर से अफगानिस्तान है। ऊपर से यहाँ से ना, यहाँ से ऐसे 106 किलोमीटर क्या होता है, सीमा रहता है किससे? अफगानिस्तान से। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये जेके
जम्मू कश्मीर, और ये क्या हो गया, लद्दाख। बना लिए। तो काराकोरम दर्रा जो देखेंगे, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में क्या है, अवस्थित है। लिखेंगे पहला पॉइंट, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई, नेक्स्ट पॉइंट में, काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 56-24 मीटर है। काराकोरम दर्रा की ऊंचाई 56-24 मीटर है। ये काराकोरम दर्रा जो है ना, ये वाला है पॉइंट, यहां पर ऊपर में काराकोरम दर्रा। दर्रा क्या होता है जानते हैं ना, दर्रा क्या होता है, तो आवागमन का प्राकृतिक मार्ग होता है। कहां पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक ना। दर्रा आवागमन का प्राकृतिक मार्ग होता है, कहां पर, तो पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ये भी क्या करेगा, मार्ग प्रदान करेगा ना, ये भी क्या करेगा, मार्ग प्रदान करता है। तो किससे मार्ग प्रदान करता है, तो देखिए इसमें जो है ना, ये जो क्षेत्र है अक्साई चीन है। ये पूरा देख लीजिए, ये पूरा जो पहले जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 से पहले, और ऐसे 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ये केंद्र शासित प्रदेश दोनों कब बने थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। घोषणा हुआ था 5 अगस्त 2019 को, और कब लागू हो गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। दोनों कैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो ये पूरा क्या था, जम्मू कश्मीर था। और ये जम्मू कश्मीर आजादी से पहले यहां पर शासन कर रहे थे हरि सिंह। और जब भारत आजाद हो रहा था तो इसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पर हमला किया तो हरि सिंह क्या करते हैं, भारत के साथ जम्मू कश्मीर को विलय करते हैं, और विलय पत्र पर क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो यहां से क्या हुआ कि कुछ भाग जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान कब्जा कर लिया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत और पाकिस्तान में क्या हुए, युद्ध हुए, और उस युद्ध के बाद मामला कहां पहुंचा, संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में। और वहां पर उसने, यूएनओ ने संघर्ष विराम की क्या की, घोषणा की, और जो जहां सैनिक जिस बॉर्डर पर था वहीं पर वो रुक गया। तो पाकिस्तान जो है ना, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों पर क्या कर लिया है, अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं। और उसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, और चीन ने भी जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन यहां पर क्या किए हुए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं। वहां 5,000 वर्ग किलोमीटर एरिया को, क्षेत्र को पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, चीन को दे दिया है।
और इस तरह से कुल कितने क्षेत्रों पर चीन ने कब्जे जमाए हुए हैं? 38 हाँ, लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने इस लद्दाख क्षेत्र में कब्जा जमाए हुए, जिसको अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और उसके साथ जो बॉर्डर लगता है, उसके साथ जो सीमा लगता है, उसको LAC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा उसको बोला जाता है। अब ये क्षेत्र जो है ना भारत का है, लेकिन इस पर अवैध तरीके से पाकिस्तान और चीन ने क्या किए हुए हैं? कब्जा जमाए हुए हैं। और इसी काराकोरम रास्ता से, इसी काराकोरम दर्रा से दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चीन और पाकिस्तान। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे केवल चीन बना केवल चीन ऑक्युपाई किया। हाँ, अपने से 38,000 वर्ग किलोमीटर पर अपने से कब्जा किए हुए हैं और 5,000 वर्ग किलोमीटर इस क्षेत्र का पाकिस्तान ने उसको दे दिया है समझौते के तहत 1963 ईस्वी में। पाकिस्तान भी ऑक्युपाई। पाकिस्तान का इधर है नहीं, ये पाकिस्तान का इधर है नहीं ना। गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये सब जो है ना कौन के कब्जे जगह हुए वहां पर? पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद, गिलगिट बल्तिस्तान पर कौन कब्जे जमाए हुए हैं? पाकिस्तान। पीओके की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद में है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी कब्जे जमाए हुए हैं और इधर से चीन भी। और चीन लगातार इस क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है लगातार। बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिला का नाम चेंज कर रहा है। वो तो अरुणाचल प्रदेश में किए हुए हैं। तो काराकोरम दर्रा से चीन और पाकिस्तान के बीच सड़क मार्ग बना हुआ है और दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे काराकोरम दर्रा से पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और चीन सड़क मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। काराकोरम दर्रा द्वारा कर लेंगे। हाँ, काराकोरम दर्रा द्वारा चीन और हाँ, या पाकिस्तान और चीन। हाँ, फिर से सुन लीजिए। काराकोरम दर्रा द्वारा पाकिस्तान और चीन एक सड़क मार्ग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी काराकोरम दर्रा से एक सड़क मार्ग गया है किसके बीच? पाकिस्तान और चीन से के साथ, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चीन का सीपेक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वह काराकोरम दर्रा से होकर गुजरता है। प्रोजेक्ट को लगा देंगे। इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। इसका फुल फॉर्म है चाइना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक जो है ये चीन के वन बेल्ट वन रोड का एक भाग है जो कि चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है।
हाँ, चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ये सीपेक जो है चाइना और पाकिस्तान दोनों के बीच एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो चीन क्या करता है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है इसके माध्यम से। और ये जो कॉरिडोर है ये सीधे चीन को अरब सागर तक क्या करता है, पहुंच को बढ़ा देता है। यानी चीन को सीधे अरब सागर से जोड़ दिया है। जानते हैं ना, यहां से अगर ये यहां पर देखिएगा तो इस तरह से आता है ये नहीं, और फिर यहां से आकर ये ऐसे जाएगा तो देखते हैं यहां पर ये नीचे में क्या हो जाएगा, आपका अरब सागर हो जाएगा कि नीचे में, और नीचे में अरब सागर होगा। तो यहाँ पर एक ग्वादर बंदरगाह है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर बंदरगाह है, जिसको चाइना ने क्या किया है, विकसित किया है। और उस ग्वादर बंदरगाह से इस ग्वादर, ये यहाँ पर कराची हो जाएगा है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्वादर बंदरगाह। अब इसने क्या किया है, यहाँ से ये सड़क मार्ग द्वारा एक तो इससे क्या है, यहाँ से कनेक्ट हो गया है। तो सोचिए ये अरब सागर में चीन का जुड़ा हो गया कि नहीं हो गया। अब इस देखिएगा नीचे में आप मैप में देखेंगे तो तेल का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है, खाड़ी के देश सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब। और चीन को तेल का सबसे बड़ी जरूरत है, पेट्रोलियम का। तो ऐसी स्थिति में वहां से जो आप देखेंगे कि मैप में कि वहां से जाने के लिए आपको काफी लंबी दूरी तय करना पड़ेगा उसको, और यहां से क्या करेगा, तुरंत ग्वादर बंदरगाह पहुंचाएगा तेल को, और यहां से सड़क मार्ग द्वारा क्या करेगा, चीन के अंदरूनी इलाके में तुरंत क्या कर देगा, पहुंचा देगा। और फिर उसका अपना जो व्यापार है इस कॉरिडोर के माध्यम से वो क्या करेगा, चीन का जो सामानें हैं, वस्तुएं हैं, उसको आसानी से क्या करेगा, ग्वादर बंदरगाह पहुंचाकर ये जितने भी इधर मिडिल ईस्ट के देश हैं, मध्य पूर्व के देश है, जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, वहां तक और अफ्रीकी देशों तक ये पहुंच को क्या कर लेगा, मजबूत कर लेगा, और तुरंत क्या कर देगा, पहुंचा वहां तक देगा। इससे चीन का व्यापार क्या होगा, काफी बढ़ेगा। बस समझ रहे ना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका डायरेक्ट जुड़ाव नहीं है चीन का, उसको अरब सागर, हिंद महासागर नहीं, मलक्का जल संधि होते हुए दक्षिणी चीन सागर में पहुंचेगा, तब जाकर क्या होगा, चीन के साथ जुड़ा होगा इसका। तो कितना लंबा दूरी समुद्री मार्ग हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सड़क मार्ग क्या है, जुड़ा हुआ है। ये आसान है कि नहीं उसके लिए। और जिस चाइना को अरब सागर तक पहुंच नहीं है वो होता कभी, वो यहाँ तक क्या हो गया है, पहुंच गया है इसके माध्यम से। तो ये जो कॉरिडोर है कहां से पहुंच रहा है, कहां से जा रहा है, काराकोरम दर्रा से। और ये किसका भाग है, भारत का भाग है। ये किसका भाग है, भारत का भाग है। और अवैध तरीके से इस कॉरिडोर को क्या किया जा रहा है, हमारे क्षेत्र में हमारी संप्रभुता को, हमारी अखंडता को चुनौती देते हुए इस कॉरिडोर को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये भारत की इस पर क्या होती है, बहुत बड़ी आपत्ति होती है। भारत इस पर आपत्ति करता है कि ये जो कॉरिडोर है हमारे क्षेत्र से गुजरता है, और इसको मान्यता भारत नहीं देता है। बात समझे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहां से ज्यादा हम लोग दूर थोड़ा ना है, 20 किलोमीटर दूर है यहां से। और हाँ, हम जब भी चाहे तो अगर लड़ाई होता है तो बमबारी करके इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं इस क्षेत्र को, इसको कब्जा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि। और चाइना जानते हैं ना, चाइना क्यों इधर आक्रामक हुआ है, इधर आक्रामक होने के कारण क्या है, आक्रामक होने के कारण है ना, भारत का इधर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, विकास, सड़क मार्ग बनाना, पुल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, हवाई अड्डे बनाना,
धारा 370 हटने से केंद्र का केंद्र सरकार का अधिकार हो गया पूरी तरह से इसको। केंद्र शासित प्रदेश होने से पूरी तरह से डायरेक्ट रूप से किसका अधिकार हो गया इस क्षेत्र में? केंद्र सरकार का हो गया। भारतीय सेना का एकदम, अब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है तो राज्य की पुलिस वगैरह नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसका चिंता होना क्या था, जायज था। क्यों? क्योंकि ये उसके लिए क्या है, खतरा है। अगर इस पर उसका ये समस्या आ जाएगी यहाँ पर, तो पूरी तरह से यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, और पाकिस्तान की दोस्ती इसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि फिर उसको लंबा दूरी तय करके संबंध क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। और लंबी दूरी तय करके क्या करना पड़ेगा, सामानों को, व्यापार वस्तु को क्या करना पड़ेगा, लाना ले जाना पड़ेगा। हाँ, बात समझे? तो काराकोरम द्वारा काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर लिख लेंगे कि चीन के किस प्रांत को जोड़ता है, सिंजियांग प्रांत लिख लेंगे वहां पर। काराकोरम द्वारा नीचे में काराकोरम द्वारा चीन के सिंजियांग प्रांत को, सिंजियांग, चीन के सिंजियांग प्रांत को सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान से जोड़ता है। चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान से जोड़ता है। क्लियर हुआ ना काराकोरम द्वारा? अब चलते हैं नेक्स्ट, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट हम लोग दर्रा को कल फिर पढ़ेंगे। हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं कि भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो नदियों का क्या है, उद्गम स्थान है। हिमालय पर्वत क्या है, नदियों का उद्गम स्थान है। और भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की अगर बात करें तो ढाल किधर की ओर है, उत्तर से, उत्तर वाला ऊंचाई भाग, उसके बाद मिडिल वाला, उससे कम, सबसे दक्षिण वाला सबसे कम, और फिर उसके बाद मैदानी क्षेत्र का क्या होता है, शुरुआत होता है। तो जो हिमालय, भारत के हिमालय पर्वत से, भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से जो नदियों का उद्गम होता है, और सभी नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी प्रवाहित होती हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग विशाल मैदान अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र तक सीमित है, तो हम लोग पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से प्रवाहित होती हैं उसका हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, ठीक ना। और वो स्टेट वाइज तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियां उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की प्रमुख नदियों की बात करेंगे हम। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ हम लोग देखेंगे, ठीक ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, हाँ जम्मू कश्मीर है ना, हाँ सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी, चिनाब नदी, क्योंकि चिनाब नदी और रावी नदी दोनों को देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश से क्या होती है, निकलती हैं। रावी नदी, व्यास नदी, उत्तराखंड की नदियां।
गंगा, यमुना, काली नदी, अलकनंदा, भागीरथी गंगा को ही कहा जाता है। प्रारंभिक जहां पर स्टार्टिंग होता है, जहां से उद्गम होता है, वहां पर भागीरथी नदी कहा जाता है। और जब नदी पढ़ेंगे स्पेशल, तो और सब नदियों के भी बारे में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं उसी का हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लेकिन जब नदी पढ़ेंगे ना, नदी स्पेशल नदी, तब जाकर वो सारी बातें हम लोगों के पास आएंगी। नेक्स्ट लिखेंगे सिक्किम की नदी। सिक्किम में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां, अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी। हाँ, कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी।